Bismillahirrahmanirrahim. This is the past paper session class 2. Previously हम लोगों ने सॉल्व किया था पेपर 2 ऑफ स्पेसिमेन पेपर ए. तो आज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं स्पेसिमेन पेपर 2 का बी पार्ट. ठीक है, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 23 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था और 23 के अंदर इन्होंने स्पेसिमेन पेपर्स दिए थे. और इन स्पेसिमेन पेपर्स के अंदर जो हमारा न्यू पेपर पैटर्न है वो बहुत अच्छा इन्होंने डिफाइन किया हुआ. प्लस इन्होंने तकरीबन सारे टॉपिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की है, क्वेश्चन की शक्ल में देने की कोशिश की है जो कि अपडेटेड है, जो कि न्यूअर नए इंट्रोड्यूस किए जाने वाले टॉपिक्स. सॉल्विंग पास्ट पेपर, दिस इज क्लास नंबर 2. Remember that once we will be done with at least 4 past paper sessions, immediately after your Eid vacations, we will going to move towards 15 marker वाले क्वेश्चन को हमने सारे करना है. ठीक है, छोड़ना हमने बेटा कुछ भी नहीं है. और अगर ये पास पेपर्स 6 पास पेपर्स बनता है हमारे पास, 2 स्पेसिमेन पेपर के, 2 मई जून के, 2 अक्टूबर नवंबर 2023 के. अगर ये सारे आप समझ के कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे साथ इसको लेके चलोगे और approximately 4 आपके 15 marker questions, you will be well equipped and well prepared to ace your grades. ace direct लेने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. प्रैक्टिस शर्त है, प्रैक्टिस करनी है. This is the past paper question. ठीक है, स्पेसिमेन पेपर 2 बी पार्ट, सॉरी पास पेपर नहीं, स्पेसिमेन पेपर. सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पहला एक पास पेपर कर चुके हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. मेरे पास इस वक्त काफी सारे बच्चे ऑन बोर्ड आ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. A range check is used to range check, not range check. Range check is used to check that value input is above 20 and below, above 10 and below 20. एक रेंज चेक दी गई है, उसमें एक आ गया है कि जो इनपुट वैल्यू है वो 10 और 20 के इन बिटवीन होनी चाहिए. अच्छा, एक और बड़ा कॉमन वर्ड है जो आप इसने यूज नहीं किया, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब होता है, अगर मैं इंक्लूसिव लिख देता तो उसका मतलब होता है कि 10 और 20 भी इंक्लूडेड है. मतलब 10 इनपुट किया तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, 20 इनपुट किया तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए. लेकिन अगर ये कहा जाता है कि 10 और 20 एक्सक्लूसिव, तो उसका मतलब ये होगा कि 11 से लेके 19 तक. खैर, tick one box to show which value would be accepted. क्योंकि यहाँ पे से इंक्लूसिव का जिक्र नहीं किया हुआ, उसने 10 और 20, 10 से ऊपर 20 से नीचे वाली वैल्यू, तो ऑफ कोर्स वैल्यू एक ही बनती है, which is 15. क्या एक नंबर आपको वैसे उसने दे दिया. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं. 4 programming concepts and 4 descriptions as shown. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शंस दी हुई है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हुए. अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि जब यहाँ पे पास पेपर्स की बड़ा प्रैक्टिस किया करो, अपनी कॉपी में इसके नोट्स भी बना लिया करो. क्योंकि यहाँ पे तो आपको लाइन, आप जस्ट कनेक्ट एंड ड्रॉ द लाइन इन बिटवीन. लेकिन एट द सेम टाइम लेटर इन सम अदर पेपर में भी जो आपका एक्चुअल पेपर आएगा, उसके अंदर हो सकता है कि वो कोई एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट 3 या 6 नंबर का आपसे पूछ रहे हैं, आपको नीचे लिखने के लिए आए. तो ये जिस तरह से यहाँ पे लेट्स सपोज 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन, गिव जस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज लाइब्रेरी रूटीन, व्हाट इज स्ट्रक्चर डायग्राम, व्हाट इज प्रोसीजर, व्हाट इज फंक्शन. जो इधर वाली डेफिनेशन है ना, वो आपने लिख देनी है. जो पास पेपर सॉल्व करो इस माइंडसेट के साथ करो कि खाली ड्राइंग लॉ नहीं करनी, आपने खाली ड्रॉ नहीं करनी लाइन, बल्कि आपने इसको समझना भी है ताकि आपको लेटर याद रहे कि लाइब्रेरी रूटीन क्या है. Alright, description, a subroutine that may not return a value. ऐसी सबरूटीन जो कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करती. सभी को पता है यार, ये तो खैर हमने पिछली क्लास में भी किया था, बहुत ही आसान है. स्टैंडर्ड सबरूटीन दैट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज. ऐसी कोई सबरूटीन जो बनी हुई है जिसको आप फौरन यूज कर सकते हो, पहले से बनी रखी हुई है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद है, आपके स्मार्टफोन के पास, आपके लैपटॉप पीसी के पास, विंडोज के पास, मैक ओएस के पास. तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी सबरूटीन, मजे की बात है उसमें लिखा हुआ भी है, प्रोग्राम के अंदर वो चीज बनती भी नजर भी आ रही है. लाइब्रेरी रूटीन. लाइब्रेरी रूटीन्स ऐसे ही सब रूटीन्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं. जैसे किसी प्रोग्राम को रन होना होता है, चलना होता है, उसको कोई हेल्प चाहिए होती है, तो उस लाइब्रेरी रूटीन्स को उठा के वो यूज कर लेता है. अब जब कोई गेम खेलते हो, किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हो, तो आपके उस सॉफ्टवेयर और गेम्स की प्रोग्रामिंग तो होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ लाइब्रेरी रूटीन्स भी बोरो करते हैं रन होने के लिए ऑन द सिस्टम. ओके, so a subroutine that can be used in an assignment statement. अगर आपको assignment statement के अंदर subroutine यूज करनी हो तो आप क्या करोगे? चलो को पॉज करते हैं, नीचे चलते हैं. An overview of a program or a subroutine. एक subroutine है प्रोग्राम का खाली overview, उसको हम क्या बोलेंगे? What is this? वो चीज क्या कहलाएगी? अभी पिछली क्लास के अंदर हमने एक चीज ड्रॉ करके देखी थी, जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम था, कुछ याद आ रहा है? उसका नाम क्या था? स्ट्रक्चर डायग्राम. क्या था?
व्हाट इज दैट? Structure diagram. स्ट्रक्चर चार्ट, स्ट्रक्चर डायग्राम, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी? दिस थिंग, एन ओवरव्यू ऑफ अ प्रोग्राम और सब रूटीन। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास क्या चीज रहेगी? अ सब रूटीन दैट कैन बी यूज्ड इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये मैं पिछली क्लास के अंदर भी बता रहा था। पिछली क्लास में अगर मैंने पास सॉल्विंग पास पेपर्स के अंदर नहीं बताया, तो मैंने जब सब रूटीन और फंक्शन आपको पढ़ाए थे, वो कोडिंग क्लास जो बेसिक प्रोग्रामिंग सीरीज है हमारी, उसके अंदर जो लेवल वाले बच्चों के लिए 13 क्लासेस देना अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो वाली सीरीज। तो उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि फंक्शन क्योंकि वैल्यू को रिटर्न करता है, तो वैल्यू रिटर्न करने की वजह से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उसकी वैल्यू हम किसी वेरिएबल में कैच करते हैं। थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप जा रहा है, लेकिन मैं लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब कभी हम, इसको याद रख लीजिएगा, इस तरह से आसान करके बता रहा हूँ। कोई हमारे पास एक सब रूटीन है, उसका नाम है ऐड फॉर एग्जाम्पल। उसको मैं इस तरह से रखूंगा, लेट्स सपोज कॉल करके। अगर सब रूटीन से पहले मैं कॉल लिख रहा हूँ अपने जो है वो मेन प्रोग्राम के अंदर, ये मैं ओ लेवल वाले बच्चों को बता रहा हूँ। अगर मेरे वो बच्चे जो जिनकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी अच्छी है, तो ये सोच रहे होंगे सर बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एग्जामिंग परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्विंग पास पेपर परस्पेक्टिव से। अगर सब रूटीन से पहले कॉल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब प्रोसीजर है। और अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और कोई और सब रूटीन है, सब्ट्रैक्ट में भी इस तरह से उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो भाई अ सब रूटीन दैट कैन बी यूज्ड इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहां पे देखो, असाइन अ सब रूटीन व्हिच कैन बी यूज्ड इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, इट्स अ फंक्शन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। मैं अपने जो अभी तो ओ लेवल वाले बच्चों के साथ सॉल्विंग पास पेपर्स कर रहे हैं, लेकिन ये चीज ए लेवल वाले बच्चों को भी बता सकता हूँ कि देखो ओ लेवल वाले बच्चे किस लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब रूटीन जिसकी वैल्यू असाइन होती है वेरिएबल को, उसको हम कहते हैं फंक्शन। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? अ प्रोग्राम चेक्स इफ द वेट ऑफ अ बेबी इज at least 2 kg. कोई बेबी है, maybe in some hospital where newborn babies are there, and it's checking कि जी कम से कम वेट बेबी का 2 kg होना चाहिए। क्या मतलब? अगर 2 kg से कम होगा तो क्या बेबी को कहाँ पे कहीं और लाइक स्टार्ट तो नहीं करते हो? God forbid. Okay. Give with reason 2 different values of test data that could be used for the baby's weight. For each reason must be different. मतलब ये वो नॉर्मल, एबनॉर्मल और एक्सट्रीम डेटा वाला सीन, 3 तरह के टेस्ट डेटास होते हैं आपके पास। तो भाई वैल्यू 1 क्या रखोगे? गिव मी एन आइडिया। एक नॉर्मल डेटा ट्राई कर लो, एक एबनॉर्मल डेटा ट्राई कर लो। एटलीस्ट 2 kg होना चाहिए, इसका मतलब है कि 2 की वैल्यू जो है वो भी आपकी इन्फ्लुएंस ऐड होगी। नॉर्मल डेटा बता दो, एबनॉर्मल बता दो, बाउंड्री जिसको एक्सट्रीम डेटा कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल और एबनॉर्मल डेटा, तो वैल्यू 1, उससे 2 kg की लिमिट रखी हुई है, बिल्कुल सही बताया जैद ने। 1 kg हम वैल्यू 1 रख देते हैं, रीजन इसका कह देते हैं कि नॉर्मल डेटा, ठीक है, शुड बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होना चाहिए, आपका प्रोग्राम इस डेटा को एक्सेप्ट करे। दूसरा हम कर देते हैं यहाँ पे, जानबूझ के लिख देते हैं 1 डिजिट की फॉर्म में, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल डेटा। ये डिजिट में लिखना चाहिए था। एरर मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? एरर प्रोड्यूस होना चाहिए। अच्छा, 1 एबनॉर्मल डेटा, एरर मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। ऐसा डेटा जिसके ऊपर एरर आना चाहिए, ऐसा डेटा जिसको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 2 तरह के डेटा हो गए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है बेटा। किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन या प्रॉब्लम तो नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 3? ओके, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, circle the 2 actions that a program needs to take to store data in a file. एक फाइल के अंदर अगर आपको, टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है, प्रीवियस क्लास में टेक्स्ट फाइल को पढ़ा, प्रीवियस कोडिंग सीरीज के अंदर हमने टेक्स्ट फाइल को पढ़ा, ठीक है। उस नॉलेज को यूज करते हुए हम बात करेंगे कि सर्कल 2 actions that a program needs to take to store the data in a file. टेक्स्ट फाइल को, उसके अंदर डेटा अगर आपको स्टोर करना है, तो उसका फाइल का मोड क्या होगा? किस मोड में क्या करोगे उसको? जब भी टेक्स्ट फाइलिंग होती है, तो टेक्स्ट फाइल को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम जब फाइल में डेटा स्टोर करेंगे, तो हम राइट मोड यूज करेंगे। राइट मोड यूज करने से, इस फाइल के अंदर डेटा राइट करने से पहले फाइल को क्या करोगे? राइट करने से पहले फाइल को क्या करोगे? राइट कर लोगे, ठीक है। उससे पहले क्या करोगे? देखो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। Sort. यानी शॉर्ट क्यों करोगे यार? वो तो बिल्कुल A2 लेवल की चीज हो गई।
किसी फाइल के अंदर कुछ करोगे, कुछ करने से पहले फाइल को क्या करोगे? बहुत बेसिक सी बात है, आसान सी। जबरदस्त सर्च सर्च भाई, ओपन करेंगे ना यार। हाँ, ओपन करोगे तो राइट करोगे, ओपन करोगे तो रीड करोगे, ठीक है। रीड करता है ना, फाइल में से डेटा हम मूव करते हैं प्रोग्राम में। रीड करते हैं, अगर फाइल में डेटा राइट करें या स्टोर करें, मतलब राइट करता है, और फाइल को सबसे पहले ओपन करता है। नीचे बी पार्ट लिखा हुआ है, प्रोग्राम हॉल्ट्स अनएक्सपेक्टेडली विद द एरर मैसेज फाइल नॉट फाउंड व्हाइल इट्स ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल। फाइल से डेटा रीड करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम चला, उसको टेक्स्ट फाइल ही नहीं मिली, एरर मैसेज आ गया। आउटलाइन द एक्शंस दैट द प्रोग्राम नीड्स टू टेक टू प्रिवेंट दिस एरर अकरिंग। अगर हम चाहते हैं कि एरर अकर ना हो, अगर फाइल ना मिले, तो हमारा प्रोग्राम खुद ही कोई उसको किसी तरह से हैंडल कर ले। इसके अंदर A2 लेवल के अंदर, AS A2 के अंदर ये चीज, वो लेवल में तो बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों को समटाइम बता देना अच्छा होता है। तो A2 लेवल में इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अनएक्सपेक्टेडली कोई काम हो गया, उसको हैंडल करना। तो यहाँ पे हमें बेसिक सी ऐसी बस थ्योरेटिकल बात करनी है कि हम क्या करेंगे। सर क्या करें कि जो है आपकी अगर टेक्स्ट फाइल नहीं मिली, तो हम उस एरर मैसेज को संभाल लें। बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। अप्लाई a check before opening a file. Opening file. Produce suitable error if file not found. हम अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे कि जब फाइल को ओपन करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले भी चेक लगा देंगे, और अगर वो फाइल नहीं मिली तो हम एक सुटेबल एरर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि जी फाइल नहीं मिली। तो ये बस इतना सा बता देना काफी है, इतनी सी थ्योरी। एक चीज अगर और मेंशन कर दूं, बहुत सारी अब ओ लेवल्स के अंदर कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि वो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं कहता, वो कहता है बस मुझे बता दो कि प्रोग्राम किस तरह से लिखोगे, प्रोग्राम में होगा क्या, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम 2। इसके ऊपर भी हम कोडिंग क्लास के अंदर काम कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर हम दोबारा करेंगे। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। Draw a flowchart for an algorithm to allow a number to be input. Ignore any number that are negative. Count how many numbers are positive. Output the count of positive numbers when 0 is input and end the algorithm. ठीक है, हमें नंबर इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। Even though we all people are good in English, but it's always good idea to re-understand that in our own language, ताकि ज्यादा brainstorm कर सके। तो कह रहा है यार नंबर इनपुट करना है। अगर कोई नंबर नेगेटिव होगा उसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि अगर इनपुट नम करेंगे, देखो आप सोच रहे हैं, अभी हम फ्लो चार्ट अभी बनाया नहीं, इनपुट नम करेंगे, अगर नम लेस देन 0 होगा तो इग्नोर कर देंगे, यानी कि इफ नम लेस देन 0 तो उसको इग्नोर कर देंगे। काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव, और अगर नम जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब लेस देन 0 नहीं होगा, तो उसको काउंट कर लेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर लेंगे। और लास्टली आउटपुट द नम काउंट, आउटपुट कर देंगे, जो काउंट होगा उसको आउटपुट कर देंगे, और जब 0 इनपुट किया जाएगा तो प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। जब तक 0 नहीं होगा इनपुट, तब तक हम बार बार इनपुट लेते रहेंगे। तो ये काम करना है हमें। तो इसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? तो भाई इनपुट वाला बॉक्स पता होना चाहिए, आउटपुट वाला बॉक्स, इनपुट आउटपुट वाला बॉक्स क्या होता है, प्रोसेस बॉक्स क्या होता है, कंडीशन बॉक्स क्या होता है, ठीक है। इन चीजों को हमें अप्लाई करना है। तो जल्दी से करते हैं, बहुत आसान है। स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्राम को। ये तो सभी कर सकते हैं मेरे ख्याल में। स्टार्ट के बाद एक प्रोसेस बॉक्स बना देते हैं। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको काउंट करना है ना, आंखें बंद करके काउंट को इसके अंदर इनिशियलाइज विद 0 कर दो। कुछ नंबर तो मिलेंगे ना यार, सारा अगर लेट्स को सारा नहीं भी करता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। काउंट को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, और हम क्या करें, हमें इनपुट नम करना है। देखो शुरू शुरू में स्टार्ट करना ही है, इनिशियलाइज करना ही है आपको, उसके बाद सबसे पहला वाला काम करें। इनपुट आउटपुट बॉक्स में पता है कैसा होता है, इसमें कर देते हैं इनपुट नम। सही है, ठीक हो गया ना, इनपुट नम। उसके बाद इग्नोर एनी नंबर दैट आर नेगेटिव, ठीक है, और काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव, ओके, और आउटपुट द काउंट। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर कितने, इग्नोर एनी नंबर दैट आर नेगेटिव एंड काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव। चेक लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हम एक चेक लगा देते हैं। अच्छा देखो, अब ये वाला जो सीन है ना, इग्नोर एनी नंबर्स आर नेगेटिव, काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव,
इसका मतलब ये कि इस जगह के ऊपर ना तुम्हारी ये चीज बनेगी, ये वाला बॉक्स बनेगा। सबसे पहले ये बॉक्स बना देते हैं। इनपुट नाम करते ही हम चेक कर लेते हैं, इनपुट नाम करते ही हम चेक कर लेते हैं कि अगर नम इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये कि हम आउटपुट कर देंगे। ठीक है, आउटपुट द काउंट पॉजिटिव नंबर्स व्हेन 0 इज इनपुट एंड एंड द एल्गोरिथम। अच्छा, तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि देखो सर ने बड़ा ऊपर से तो जबरदस्त समझाया, स्टार्ट किया, हमेशा स्टार्ट शुरू होगा, उसके बाद प्रोसेस बॉक्स बनेगा, उस पर इनिशियलाइज कर देंगे कुछ वेरिएबल्स, कुछ मैंने जगह छोड़ी हुई भी है इसके अंदर, कुछ हो सकता है वेरिएबल्स आ जाए। फिर उसने सबसे पहले बुलेट पॉइंट बनाया था, इनपुट नम, सर ने इनपुट नम कर दिया। फिर ये सर बीच में ये दो छोड़ के नीचे सीधा इधर क्यों आ गया, ये इस इनपुट नम इज इक्वल टू 0 वाला सीन क्यों शुरू हो गया? देखो उसकी रीजन ये है कि जब तुमने इनपुट नम किया ना, तो उसी नंबर इनपुट के ऊपर तुम ये कंडीशन लगा रहे हो कि जब 0 होगा तो आपने अगर प्रोग्राम को खत्म कर देना। तो मैंने क्या किया, इनपुट नम किया, उसके नीचे वाली कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट कर देंगे काउंट पॉजिटिव नंबर वगैरह वगैरह। बाकी चीजें जो है वो हम इसके अंदर करेंगे। अगर 0 इनपुट नहीं होगा तो फिर हम बाकी काम करेंगे। बाकी हमने काम क्या करना है, हमने एक तो चेक करना था कि काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव, और जो नेगेटिव नंबर्स है उसको इग्नोर करना। अच्छा, नेगेटिव नंबर को इग्नोर करने का तरीका क्या बनाओगे? दैट इज, यार आपकी ड्राइंग मुझसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेक श्योर, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज कर रहा हूँ, तुम एचबी की पेंसिल यूज कर रहे होगे। इज नाउ लेस देन 0। अगर आपका नंबर लेस देन 0 है तो उसका मतलब ये कि वो नेगेटिव नंबर है। तो अगर लेस देन 0 है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। अगर आपका नंबर लेस देन 0 हुआ, आपने इग्नोर किया, इग्नोर करके आप दोबारा इनपुट करने चलेगा। अगर आपका नंबर लेस देन 0 नहीं है तो उसका मतलब इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है। नीचे एक और डायमंड बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप खाली क्योंकि ऊपर कंडीशन चेक कर चुके हो, इज इक्वल टू 0 नहीं है, ओके, लेस देन 0 नहीं है, ओके, इसका मतलब आपका नंबर पॉजिटिव है। उससे बोला था पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करना, काउंट असाइन टू काउंट प्लस 1। ठीक है, सारे काम हो गए। अच्छा, काउंट इज काउंट प्लस 1 करने के बाद भी हमें किधर जाना है, इसको यहाँ पे खत्म नहीं कर देना, कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है। तो काउंट प्लस 1 करके भी हम इसको यहाँ ऊपर दोबारा इनपुट लेने के लिए चले जाएंगे। इनपुट लेंगे, अगर नंबर लेस देन 0 होगा तो इग्नोर करके ऊपर चले जाएंगे, अगर लेस देन 0 नहीं होगा तो काउंट प्लस 1 करके फिर ऊपर जाएंगे। और अगर आपने नंबर 0 इनपुट कर दिया तो 0 इनपुट के ऊपर आप क्या करोगे, आप कर दोगे आउटपुट। क्या, किसको आउटपुट करोगे? उसने बोला था कि आउटपुट कर दें आप काउंट को। ठीक है, दैट्स इट, यही था ना, आउटपुट काउंट, आउटपुट द काउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, चलेंगे, दैट्स इट, प्रोग्राम आपका एंड हो गया। ठीक है, वेरिएबल्स कौन कौन से इसके अंदर, काउंट ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। बाकी जो इनपुट आप वेरिएबल इनपुट कर रहे होते हैं उसको इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता। बेटा सब बच्चों को समझ में आ रहा है, आसान से प्रोग्राम था, उसको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बेटा ये फ्लो चार्ट के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताता चला जाऊँ कि ये जो उसने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जिसको उसने बोला फ्लो चार्ट बनाओ, उसका शुरू खुद बनाने के लिए भी आ सकता है, लेकिन वो आसानी के लिए आपको ऑप्शन फ्लो चार्ट ही देता है, क्योंकि फ्लो चार्ट ऑप्शन बनाना बच्चों को आसान लगता है एज कम्पेयर टू सूडो कोड लिखने का। वो पढ़ते चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया, स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, इनपुट वाला बॉक्स बना दिया, नीचे इनपुट को नीचे जाके यहाँ पे देखा कि अच्छा इनपुट के साथ कंडीशन लगी हुई है तो नीचे इनपुट के साथ कंडीशन लगा दी, फिर लेस देन 0 वाला साइन बना दिया, एरोस लगाए और आपको फ्लो चार्ट बना। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 डन एंड डस्टेड। इसका बी पार्ट क्या है, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट यू विल मेक टू योर एल्गोरिथम टू आल्सो काउंट द नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर्स को भी काउंट करना होगा तो उसको क्या करोगे आप, बहुत जैसे मैंने बोला कि आपको लिखकर भी बताना होता है, यूज अनदर काउंट वेरिएबल। एक और काउंट वेरिएबल यूज करोगे, यूज अनदर काउंट वेरिएबल। काउंट हमारा जो था वो एक पॉजिटिव नंबर के लिए था, एक नेगेटिव नंबर के लिए भी काउंट बना लोगे। ठीक है, और जिस तरह से हमने इस काउंट वेरिएबल को यहाँ पे प्लस 1 किया था, बेटा इसके लिए टर्म यूज करते हैं, प्लस 1 को कहते हैं इंक्रीमेंट करना। इसी तरह से इंक्रीमेंट दैट काउंट वेरिएबल, इसको काउंट टू कह देते हैं। यूज अनदर काउंट टू वेरिएबल,
इंक्रीमेंट दैट काउंट टू वेरिएबल, क्योंकि काउंट तो हमने यूज किया था उसके लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। इंक्रीमेंट दैट काउंट टू व्हेन वैल्यू इज लेस देन is less than 0। That's it, 2 नंबर हो गया आपके, ठीक है। एहतियातन आपने एक और काउंटिंग वेरिएबल यूज कर लिया, उसको इंक्रीमेंट कर दिया। जिस तरह से देखो बेटा, आपने एक काउंटिंग वेरिएबल यूज किया था काउंट, यहाँ पे इनिशियलाइज किया था उसको, काउंट 2 को भी इनिशियलाइज करोगे, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर रहे हो। ये जब नंबर लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे तुम कर दोगे काउंट 2 इज इक्वल टू काउंट 2 प्लस 1। लेकिन उसने बनाने के लिए नहीं बोला, लिखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें टेक्निकली भी बता रहा हूँ। आउटपुट काउंट को किया तो आउटपुट काउंट 2 को भी करोगे। तो यहाँ पे एक चीज एक और भी लिख दो, एक बुलेट पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, बुलेट पॉइंट बनाना नहीं पेपर के अंदर, एक सेंटेंस ये हो गया, सेंटेंस ये हो गया, आउटपुट काउंट टू वेरी, उसको लास्ट में आउटपुट भी कर दोगे। तो ये चेंज आपको लेकर आना पड़ेगा। चलिए जी, हम अपने सेकेंड सेशन से पहले, ठीक है, इसको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर बाकी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को अच्छा लगा करता है क्योंकि इसके अंदर एरर्स आपको फाइंड करने होते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि एरर्स आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको पता होगा कि पूरा प्रोग्राम असल में काम कैसे करता है। देखते हैं, द सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम कोड आस्क्स फॉर 80 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 इंक्लूसिव, मतलब 100 और 1000 भी इंक्लूडेड है इंक्लूसिव। 80 नंबर इनपुट करना है जो कि वैल्यू 100 और 1000 के इन बिटवीन हो। यहाँ पे इनपुट 80 नंबर्स एंड दोज 80 numbers should have values in between 100 and 1000। फॉर एग्जाम्पल आपने 101 इनपुट कर दिया, 107 इनपुट कर दिया, आपने 999 इनपुट कर दिया, आपने 805 इनपुट कर दिया, और ये जो नंबर आपने इनपुट किया आपने 80 नंबर्स इनपुट किया। ओके, the pseudocode checks that the numbers are in the correct range and then stores the valid numbers in an array। आपका प्रोग्राम चेक करेगा कि जो आपके नंबर्स है वो क्या 100 और 1000 इन बिटवीन है। चेक करने के बाद, यानी कि इफ की कंडीशन लगाने के बाद, वो उसको फिर एक एरे में मूव कर देगा। It counts how many of the numbers are larger than 500 and then output the results when finished। और वो जब नंबर 80 नंबर को इनपुट कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा, चेक करके एरे में स्टोर कर रहा होगा, साथ में ये भी मेक श्योर करेगा, वो काउंट करेगा कि जो नंबर 80 नंबर इनपुट किए गए इसमें से कितने नंबर 500 से बड़े थे, तो इसको भी चेक करेगा। तो इस प्रोग्राम को नीचे से लिख के दिखाया हुआ भी है, हमने इसमें गलतियां निकाली, गलती निकालने का तरीका। और इंडेक्स 1 to 80, ठीक है, 80 नंबर इनपुट लेने के लिए उसे लूप लगा के आया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। इंडेक्स 1 to 80 तक लेके जा रहा है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ लाइन नंबर 1 पे, ऐसा ऐसे चलता है, 1 स्टेप एट अ टाइम। लाइन नंबर 3 पर आता है, प्रॉम्प्ट करके इनपुट कर रहा है, इनपुट के साथ उसमें मैसेज लिखा हुआ है, एंटर अ नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, और फिर कॉमा लगा के उसने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर इनपुट किया हुआ है। फिर नीचे लाइन नंबर 4 में से कंडीशन लगाई हुई है, while number less than is equal to 99 and number greater than is equal to 1001 input, this is incorrect, please try again। आपको देख के पता चल रहा होगा कि यार यहाँ पे तो 100 लिखा हुआ था, 1000 लिखा हुआ था, या 99 और 1001 क्यों लिखा हुआ है। आप इसमें ज्यादा सही बच्चे हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि यार लेस देन इज इक्वल टू की जगह, अगर क्यों देखो 100 और 1000 इन बिटवीन हमें एक्सेप्ट करना है, अगर उसके वाले रेंज के आउट है तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करके दोबारा इनपुट लेते। तो इसको आगे जाके अब जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये वाला जो सीन है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको इनपुट विद वैलिडेशन भी कहा करते हैं। तो ये तुम जब 15 मार्कर के क्वेश्चन करोगे इसमें तुम्हारी और प्रैक्टिस होगी। इनपुट विद वैलिडेशन कहलाया करता है, वैलिडेट कर रहे हो ना आपके जो गिवन सिनेरियोज के इन बिटवीन आपको डेटा इनपुट करना है। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। राइट नाउ 99 की जगह आप लिख दो यहाँ पे 100 और यहाँ इसकी जगह आप लिख दो 1000, तो भी चलेगा, तो भी बिल्कुल एकदम सॉलिड हो जाएगा, सही काम करेगा। सही है, ये भी वैलिड है। या फिर आप लेस देन इसमें इजिकल टू का साइन अगर आप हटा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नीचे क्या बताना है, आपने बताना है लाइन नंबर 4 के अंदर एरर है, करेक्ट कोड के अंदर आप क्या लिखेंगे, करेक्ट कोड के अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, ठीक है। इसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर इसके बाद यहां तक बेटा हम इसको लेके चल चुके हैं, यहां तक लेके चल चुके हैं, यहां तक लेके चल चुके हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम। यहां पे हमने एरर ढूंढ लिया, इसके बारे में पता चल गया, अगले एरर को ढूंढते हैं। 5 के अंदर कोई एरर है नहीं, इनपुट वैलिडेशन के अंदर ये दोनों इनपुट एक ही जैसे होते हैं, ऑफ्टन बिल्कुल एक जैसे लिखे हैं, सॉलिड
सही है, इनकरेक्ट के अंदर दोबारा इनपुट ले लिया उसने, ओके। वाइल एंड वाइल कर दिया, ठीक है। इंडेंटेशन जरा ठीक नहीं की, लेकिन सही है, मतलब वाइल एंड वाइल की इंडेंटेशन है। लाइन नंबर 7, जब भी कभी हम एरे को इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्सिंग के लिए हम कोई ना कोई वेरिएबल यूज करते हैं। तो फॉर और नेक्स्ट या वाइल एंड वाइल या रिपीटेड के अंदर जब हम एरे को इंडेक्स कर रहे होते हैं तो एरे के नाम के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं है, कोई टीचर लिखा हुआ विच इज रॉन्ग। लेकिन ये बात करते करते मैं फॉर नेक्स्ट बोल रहा था, फॉर एंड फॉर या फॉर नेक्स्ट, एक लाइन के लिए मेरी नजर गई तो मुझे नेक्स्ट भी नहीं मिल रहा। तो खुशी हुई कि चलो एक एरर लगे हाथों और भी मिल गया मुझे। तो एक एरर तो लाइन नंबर 7, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको, सेकंड। इसका करेक्ट कोड क्या होगा, आपको नाम ब्रैकेट में लिख दो आप, इंडेक्स। बेटा इंडेक्स क्यों लिखेंगे, ये फॉर का वेरिएबल क्या हुआ है। राइट, सबको समझ में आ रहा है, निकाल तुम्हें भी समझ में आ रहा है। ऑलराइट, प्लस हमने ये भी देखा कि यार हमें नेक्स्ट नहीं मिला, तो हम ये बोल देंगे कि लाइन नंबर 9। अच्छा यार, यहाँ अंटिल लिखा हुआ है, कहीं पे रिपीट लिखा हुआ है क्या, रिपीट लाइनिंग, अंटिल इंडेक्स इज इक्वल टू 80। अच्छा ठीक है, अगर हम फॉर नेक्स्ट की जगह रिपीट अंटिल लगा देते तो हम अंटिल इंडेक्स इज इक्वल टू 40 लिखते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 लिखते हैं, इंडेक्स को इनिशियलाइज विद 0 करते हैं, तो वो लंबा वाला काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लाइन नंबर 9 पे अंटिल इंडेक्स इज इक्वल टू 80 की जगह पे हम लिख देंगे खाली नेक्स्ट, क्योंकि फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू 80 ऊपर लिखा हुआ है। फॉर लूप वर्क्स इन दिस वे। एरर इन लाइन नंबर 9, यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट, खाली नेक्स्ट भी चलेगा, नेक्स्ट इंडेक्स भी लिख सकते हो। फिर बहुत ही आसान था, जितना मुश्किल लग रहा था उतना आसान निकला है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला था कि इट काउंट्स हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स आर लार्जर देन 50 एंड देन आउटपुट्स द रिजल्ट व्हेन फिनिश्ड। यानी कि आउटपुट करेगा ये काउंट को, ये जो काउंट कर रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 8 में, इफ नंबर ग्रेटर देन 500 देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सही है, एंड उसने अगली लाइन में नहीं लिखा, लेकिन सही है, ठीक है, चलता है, अलावा। लाइन नंबर 9 को हमने सही कर दिया। प्रिंट इंडेक्स, इंडेक्स को प्रिंट क्यों करेंगे भाई हम, इंडेक्स तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो नेक्स्ट के बाद इंडेक्स में क्या होगा, 80 होगा, 81 होगा। तो हमें आउटपुट किसको करना था, प्रिंट किसको करना था हमें, अब मुझे ये बताओ यार, आउटपुट किसको करना था। यहाँ पे हम जो मेहनत कर रहे हैं वो output results when finished. Count how many numbers are larger than 50, then output results when finished. तो आउटपुट इसको करना है, आउटपुट हमें करना है। देखो मेरे भाई, ये जो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसको आउटपुट करोगे ना। काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर लार्जर देन 500 देन आउटपुट द रिजल्ट्स। तो आउटपुट रिजल्ट किस में आएगा, काउंट में आएगा। तो आपका जो एरर है वो है इस वक्त यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे, प्रिंट इंडेक्स नहीं होगा मेरे भाई, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा काउंट। तो गाइस कितना आसान था, आप काउंट को जब काउंट प्लस 1 करते हो उसको आउटपुट कर देते हो, ठीक है। आप एरे एरे को आपने सीख लिया कि एरे को जब भी इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्सिंग वेरिएबल लिखते हैं, कितनी आसान आसान सर्टन चीज। अच्छा देखो, ये जो एरर्स है ना, तुम 4 5 क्वेश्चन मेरे साथ और प्रैक्टिस कर लोगे सॉल्विंग पास पेपर्स के अंदर, इसी तरह के एरर्स घुमा फिरा कर आ रहे होंगे। वाइल की रिपीटेड की कंडीशन में एरर दे दिया कोई है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एरर दिया हुआ है, ठीक है। और आउटपुट जो है उसको आपको काउंट को करना होता है, एवरेज को करना होता है, वो उसने वो नहीं लिखा हुआ था, उसमें एरर आ गया, और दैट्स इट। सो वेल डन। लाइन नंबर 4 की हमने करेक्शन नहीं लिखी हुई, वाइल नंबर लिख देता है, वाइल नंबर जब तक नंबर लेस देन इज इक्वल टू, अच्छा हमारा नंबर 100 और 1000 इन बिटवीन एक्सेप्ट होंगे ना। अगर
हमारा नंबर जो है ये तो सही लिखा हुआ है इसने, अगर नंबर, सॉरी गाइस, अच्छा हुआ कि इसको हमने यहाँ पे रीराइट किया तो हमें समझ में आ गई। वाइल नंबर लेस देन इज इक्वल टू 99 तो भी एरर आना चाहिए। हाँ ओके, दैट इज द इश्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि और या फिर अगर आपका नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 101 भी है, क्योंकि 1000 तो एक्सेप्टेड है। अगर आपका नंबर, अच्छा इसको तुम यूं लिख सकते हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 101 लिख दो, या इसको यूं लिख दो खाली ग्रेटर देन 1000। अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1000 है तो भी एरर आना चाहिए, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ एक ही चीज आपको और वाली समझाई जाए। तो निकाल देखो, ये वाली कंडीशन अगर होगी तो भी एरर आना चाहिए, या फिर और अगर ये वाली कंडीशन भी हो गई तो भी एरर आना चाहिए, तो बीच में और आएगा। एंड का प्रॉब्लम ये था, वो कह रहा था कि अगर दोनों चीजें होंगी तो फिर एरर आएगा, तो भाई एट द सेम टाइम तो हो नहीं सकता। आपका नंबर 98 है, लेस देन इज इक्वल टू 99 तो है, लेकिन वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1001 तो नहीं है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एरर नहीं आता। और की वजह से क्या है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी, आपका वाइल एंड वाइल लूप चल जाएगा और ये एरर प्रोड्यूस कर देगा, तो इसका मतलब बीच में और आएगा। ठीक है, तो वैलिडेशन में एक और एक रटा लगा लो, वैलिडेशन में जब भी रेंज वाला सीन आएगा, इनपुट विद वैलिडेशन के अंदर जब भी कभी वो कोई एक सर्टेन रेंज देगा तो बीच में और आएगा। जैसा हमने एक चीज और भी सीखी। चले जी, जस्ट टू रिटेन योर अटेंशन थ्रू आउट, मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, एरर डिटेक्शन के ऊपर, और इसको मैं रिज्यूम कर दूंगा कल इंशाल्लाह